अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 4 कैफ 3 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये दिए थे होमवर्क में, बस 9 भी दिया था। तो मसले मसाइल कितने को आए? सोल्यूशन साथ हो तो क्या मसला है जी। ज़िंदगी में कोई मसला ही कोई नहीं। जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा, सोल्यूशन को चाती मारी, अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। फिर यही आदत लेके पर्चे में गए, मसला आया, चाती मारी, कुछ नहीं था, फिर सर पकड़ के बैठ गए, है ना। बस ये चीज़ से बचना है भाई, पहले दिन से बताया, ठीक है भाई। अगर कामयाब होना है ना तो सोल्यूशन को एक दफ़ा सवाल पूरा करने तक अपने ऊपर हराम कर लें। जैसे सोल्यूशन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने बुलाना है ज़िंदगी में पहली बार वो सोल्यूशन, एक बार पूरा करना है सवाल जैसे तैसे, ठीक है। जहाँ समझ ना आए फिगर अज्यूम कर लें कोई फिगर और चलें आगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा वाली बात होगी, ठीक है। चलें जी। फिर भी कोई मसला है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई मसला किस? अच्छा देखें कितने बच्चों ने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब हाँ, कुछ बच्चे न्यू फेसेस नज़र आ रहे हैं, और जो बाकी 3 दिन पड़े हैं वो रेस्ट पे चले गए आज ना, हफ्ते वाले दिन ना। हाँ जी, 7 इतवार है ना, हफ्ते वाले दिन भी कम हो जाते हैं, फिर अक्सर मंडे को भी कम हो जाते हैं, है ना। तो 3 दिन पढ़ने के निकलते हैं, फिर सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, कभी कभी जुमा पढ़ लेते हैं बच्चे। फिर तो ये ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। आपने हर रोज़ आना है। बस मैंने आपको कहा था, आप सिर्फ आपसे ये रिक्वायरमेंट है कि आपने जब छुट्टी दी जाए सिर्फ तब करनी है, उसके अलावा क्लास में आ जाए, और रोज़ाना घर पे 1 घंटा दे दें बस, और हफ्ते में 1 टेस्ट दे दें बस। वो भी पहले हफ्ते में, पता नहीं अगले हफ्ते में शायद कोई टेस्ट प्लान कर लूँ, ठीक है। कुछ पढ़ेंगे तो टेस्ट लेंगे ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो ये सिर्फ 3 काम आपने छोटे छोटे करने हैं, तो इसको ज़रा इंश्योर करना है आपने। किस किस का आज पहला दिन है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़े रखिएगा जब तक मैं कोई सवाल पूछ ना लूँ 2-3। अच्छा, 1 हाथ खड़े रखिएगा, 2 एंड पे, 3 पहला दिन है आपका बेटा। अच्छा, अब लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल किए गए थे, पिछले 3 लेक्चर्स, वो ले लिए तो हाथ नीचे कर लें। आप दोनों ने नहीं लिए। चलें, ये शुक्र है कि आज फिक्स और वेरिएबल की डिस्कशन होनी है, तो वो पिछली डिस्कशन से अलग है, इसलिए आज कोशिश करके आपने लेक्चर्स पिछले पेंडिंग कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, बल्कि शायद मैं कोई एक आधा सवाल आज कराऊं जिसमें वो कल वाली डिस्कशन भी हो। बहरहाल चलें, अब मुझे अंदाज़ा होता जाएगा कि कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया है, तो फिर अच्छा, सब ने कहा कोई मसला नहीं है, सब ओके है, नो सर, लेकिन आपको मसला है तो वो है। मैं ये भी आपको रोज़ ही कहता हूँ तकरीबन। तो सवाल आपका हो, आपने पूछ लेना, ठीक है। मैं मजाक में उड़ा दूंगा, मैं पेंडिंग कर दूंगा, यही होगा ना मैक्सिमम, ठीक है। आपने इससे नहीं घबराना, आपने सवाल लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? मेरा सवाल दोबारा आ गया, कोई मसला? चलूँ आगे। 7 में कोई मसला? अटैम्प्ट कितने बच्चों ने किया? ये हाइब्रिड वाले के क्लास में नहीं है, बताया करें ना हाथ खड़ा, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया हाइब्रिड में? बच्चे ही थोड़े हैं, पता नहीं, असल में अटेंडेंस पूरी नहीं है अभी जी। कितनों ने अटैम्प्ट किया? ओके, मसला कोई? चलो, ये हाइब्रिड में जो बच्चे नहीं कर रहे, या फिजिकल में जो बच्चे नहीं होमवर्क कर रहे, क्या प्लान है, कब करेंगे? कब? ईदों बाद? ईदों बाद? ये तो मोड पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ऑन है ना, है जी। किसी दफ्तर में चले जाओ, किसी बंदे के पास चले जाओ, किसी काम के लिए चले जाओ, कहीं पे भी ईदों बाद। ऐसे ना करें, ये टाइम गुजर जाना है तो ये वापस नहीं आना, ठीक है। तो आपने कल से नहीं, आज से पढ़ना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, ये सौती आलात को खामोश फरमा लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? मसला किसी में? हाँ मसला, शुक्र है कोई तो सवाल आया। मैं तो क्या लगता है पढ़ के नहीं आए, गोलियां करा रहे होते हैं मुझे, हैं जी। बेटा बोले। नहीं बेटा, देखे मेरी बात सुने, प्रोडक्ट 2 हैं या 1 है? अब एक प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट से गुजर के फिनिश होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एसी लगा हुआ है, ये एसी पहले जाता है असेंबलिंग डिपार्टमेंट में, फिर दूसरा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और फिनिश होकर निकल जाता है।
तो फिर मुझे इस एसी की अगर कॉस्ट चाहिए तो क्या मैं 2 हिस्सों में कॉस्ट निकालूंगा, यानी कि 2 कॉस्ट होंगी उसकी। सिंपल सी बात है कि मटेरियल लगा, पहले डिपार्टमेंट में गया, कुछ वहाँ लेबर लगी, कुछ अगले डिपार्टमेंट में मटेरियल भी लग सकता है, लेबर भी लग सकती है, ओवरहेड्स भी लग सकते हैं, और अल्टीमेटली ये फिनिश हो गया। तो फिनिश गुड ये एक एसी है। तो फैक्ट्री में 2 नहीं 200 डिपार्टमेंट भी हों, तो जब एंड प्रोडक्ट फिनिश गुड्स निकलेंगी तो फिनिश गुड की जो कॉस्ट है उसके अंदर उस सारी डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट शामिल होगी। जी ठीक है, सोल्यूशन के बगैर किया था, आप कामयाब होने की तरफ चल पड़ी हैं बेटा। जी बस सही है। बस सीएमए के अंदर वैसे तो मैं पाबंद करता हूँ बच्चों को सोल्यूशन का एक फॉर्मेट रख के, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए, वरना सीएमए के अंदर एक मुश्किल चीज़ है ये जी हर सवाल नए तरीके से हो सकता है। तो मैं इसको लिमिट इसलिए कर देता हूँ कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। बाकी कोई ये कोई मजबूरी होती नहीं है, इसमें कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो कोई आप वर्किंग को तो वैसे भी मैं कहता हूँ भाई आपने वर्किंग जो है वो ट्री बना के किसी ने वर्किंग कर ली जी, ये फिगर आई, फिर इससे ऐसे निकला जी, ये हुआ जी, ये भी वर्किंग है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वर्किंग जैसे मर्जी करें, एंड आंसर सही निकलना चाहिए। ठीक है, अभी तो चूंकि बेसिक्स चल रही है इसलिए मैं आप लोगों को पाबंद कर भी नहीं रहा। ठीक है, जिस वक्त आप टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ वो भी मेन फॉर्मेट कि फ़लाँ टॉपिक का जो सवाल है वो किस तरीके से होना है, सिर्फ वो मेन सवाल का फॉर्मेट मैं पाबंद करता हूँ। वर्किंग में वहाँ पे भी बच्चों को खुली छुट्टी देता हूँ। वो अलग बात है कि मैं एक ही तरीके से वर्किंग्स भी एक तरीके से करता रहता हूँ, ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तो आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सही है, कोई मसला नहीं जी। और कोई मसला हुआ, मसला कॉन्सेप्चुअली कोई बात समझ ना आ रही है, कोई पॉइंट वो कोई नहीं है। चले नंबर 9, अच्छा सवाल था। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया पहले तो ये बताओ। ओके गुड, चले सवाल पूछें जी। नोट नंबर 2 में ईच ओवरहेड कॉस्ट हैज फॉलोइंग ब्रेकअप। 35% सिक्योरिटी स्टाफ इज एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, इसका मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। समझ आती है बात की, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ तो हमारे पास तो बहुत सारे गार्ड हैं। कुछ गार्ड हमने फैक्ट्री के दरवाजे के ऊपर खड़े किए हुए हैं, कुछ गार्ड हमने सेल शोरूम के बाहर खड़े किए हुए हैं, कुछ गार्ड हमने हेड ऑफिस के बाहर भी खड़े किए हुए हैं। तो जो गार्ड हमारे फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड हैं उन गार्ड्स को हम फैक्ट्री की उन गार्ड्स की सैलरी को हम फैक्ट्री की कॉस्ट में डालेंगे, और फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, और वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, FOH है। ले जाऊँ उस तस्वीर पे फैक्ट्री वाली पे, या समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं जी। प्रोडक्शन के साथ एस्पेक्ट को नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ। देख लेता हूँ मैं, गलती हो सकती है कोई। अच्छा जी, तो हर ओवरहेड को आपने एलोकेट कर देना है। जैसे कि वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग नहीं सिक्योरिटी स्टाफ, सॉरी 35% सिक्योरिटी है कितने सिक्योरिटी, ये सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, ये टोटल में गिवन है असल में, ये सैलरी ऑफ टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट है ये। ठीक है, जितने यूनिट्स भी बने होंगे उसकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट ये आई है। तो इसका 35% जो है यानी कि 350, ये क्या है, FOH। अच्छा वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी, ये तो मुझे पढ़ा दो यार, मुझे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ानी थी यार, पता नहीं क्या उसने मांगा और आप क्या कही। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अलग निकालनी है, नॉन प्रोडक्शन अलग निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये काम करते जाना था हर कॉस्ट को पकड़ के, 35% और 60, ये 350 हो गया, और ये 650। तो एक आप किसी भी तरह से कर सकते थे, एक टेबल बना लें, यहाँ पे प्रोडक्शन कर लें और यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन कर लें। ठीक है, तो प्रोडक्शन नॉन इधर जो है वो कॉस्ट लिखें, यहाँ पे उसको परसेंटेज लगा के अलग कर लें, जैसे भी कर लें। ठीक है, अच्छा ऐसे ही वो कहता है डेप्रीसिएशन। अच्छा ये तो हो गया सिक्योरिटी स्टाफ। 75% डेप्रिसिएशन कॉस्ट बिलोंग्स टू फैक्ट्री मशीन, यानी 500 का 75% जो है वो मशीनों की डेप्रिसिएशन है, तो बाकी 25% फिर क्या होगा भाई, मशीनों का नहीं है तो सेलिंग डिपार्टमेंट के कोई एसेट्स हो सकते हैं, एडमिन के हो सकते हैं, हमारी बला से प्रोडक्शन नहीं है तो वो सब नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में कहता है 60% ऑफ चार्जेस वर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब बाकी 40% फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज, तो 60% प्रोडक्शन कॉस्ट। और मैंने आपको ना एक बार सिर्फ या 2 बार ये बात ऐसे हल्की सी की थी, जिस दिन मैंने आपको ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी ना, प्रोडक्शन कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, तो मैंने एक लफ्ज़ शायद एक ही बार बोला था, पर देखो ना एक बार बोली हुई बात गले पड़ जाती है कभी कभी पर्चे में।
तो मैंने कहा था कि ये जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, और जो इसके अलावा वाली हैं जो पीरियड कॉस्ट कह रहे हैं, सेलिंग एडमिन, ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग भी है, एडमिन भी है, फाइनेंस भी है, कोई अदर एक्सपेंस है तो वो भी है। फैक्ट्री का खर्चा नहीं है तो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस की कॉस्ट तो है, ठीक है। और रेंट एक्सपेंस 1000 है। अब यहाँ पर रेंट एक्सपेंस, ये एफओएच के चैप्टर में ना अच्छी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह हमारी जाकर, जब हम एफओएच का चैप्टर कर रहे होंगे, ठीक है, कि आपको ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। दरअसल एफओएच जो होते हैं ना, ये कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। एक बिल्डिंग है, उसी के अंदर फैक्ट्री भी लगी हुई है, उसी के अंदर हेड ऑफिस भी है, उसी के अंदर जो है सेल शोरूम भी लगा है, मिसाल दो, एक 4 दीवारी है और सारी हमने किराए पे ली हुई है। तो क्या किराया सारा फैक्ट्री को डाल दें, या सारा एडमिन को डालें, या सारा सेलिंग को डालें? नहीं, कोई ना कोई मुनासिब बेस पे एलोकेशन होगी। तो रेंट की मुनासिब बेस होती है एरिया, जितना एरिया फैक्ट्री ने कवर किया हुआ है प्रोपोर्शनेटली उसको उतना रेंट चार्ज करते हैं। ये एफओएच के चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 65% एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन बेसिक्स है ना, तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी टच की गई है, थोड़ा सा बुनियाद बनी है, बाकी बेसिक्स तो कहीं चैप्टर ही नहीं है। मैंने आपको बताया था आईकेप की किताब में कोई बेसिक्स का चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर जो पहला हम पढ़ेंगे, वैसे तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन इनका पहला चैप्टर आईकेप की किताब में, लेकिन हम एफओएच का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो आपको एफओएच की थोड़ी बहुत बातें नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, वहाँ पे इंशाल्लाह फिर तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा बस ऐसे हर चीज़ को टच किया हुआ हल्का फुल्का, ठीक है। तो 65% एरिया अगर फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो 65% रेंट भी कितना किसको जाना चाहिए? तो फिर 35% नॉन प्रोडक्शन बन गया, ठीक है। सेल्स मैन कमीशन वाज 0.5% ऑफ सेल रेवेन्यू। अब सेल रेवेन्यू कहीं से ढूंढो? हाँ, अब सेल प्राइस गिवन है। आपका ये सवाल तो नहीं था, सेल प्राइस गिवन है। चलो फिर पहले पूरा मैं डिस्कस कर लूँ, फिर आपका सवाल। सेल प्राइस गिवन है पर यूनिट, सेल कमीशन भी पर यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली टोटल पे तो जाना ही पड़ना है, ठीक है। यहां पर सारी कॉस्ट जो है वो ये टोटल ओवरहेड्स दिए थे, बाकी सारी कॉस्ट जो सेल प्राइस पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर, ये सब पर यूनिट पर आवर गिवन, ठीक है ना। तो अब सेल्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल, एक तो सेल प्राइस पर यूनिट है ना, टोटल कितने यूनिट्स बिके हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल रेवेन्यू आ जाएगा। अब कहीं पे लिखा होना चाहिए, वो कहता है पहली लाइन में कहता है कि मंथली प्रोडक्शन और सेल, यानी स्टॉक कोई नहीं होता, जो बनाते हैं वो बेच देते हैं। कितना है? 10,000। तो 10,000 इंटू 15,000 करो, कितना आता है? 150 मिलियन। इसको 0.5% है, ये 0.5 नहीं है, वो तो 50% हो जाएगा। 0.5% से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर पे यूं लिखोगे ना, 1 कितना लिखा था, क्या बोला आपने? 150 मिलियन को आपने कैलकुलेटर पे यूं लिखना है 0.5 और आगे परसेंटेज डाल के इक्वल कर देना है। आंसर? अब इसमें से कितना प्रोडक्शन में जाएगा, कितना नॉन प्रोडक्शन में? सारा ही नॉन प्रोडक्शन है, सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, सवाल तो मुक गया। बस अब ये है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो 5,000 को भी इससे मल्टीप्लाई करके ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट बनेगी, लेकिन डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है ये पर आवर गिवन है, और हर यूनिट पर 1 घंटा नहीं लगता बल्कि 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा इंटू 10,000 यूनिट्स इंटू, या यूं कर लो 1.5 घंटा इंटू 3,000 कर लो, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 10,000, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। कोई मसला? हाँ, क्वेश्चन आपका क्या था? आंसर आ गया है, बस फिर ठीक है। वैसे क्या था? यही था जो आप बता रहे नहीं, मजाक नहीं, हो सकता है किसी और का भी हो। टोटल यूनिट को एफ के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई? अच्छा, हाँ, क्योंकि ये टोटल ही थे पहले। ध्यान से सवाल पढ़ना है। मैंने आपको बोला आपके सवाल का आधा सही होना डिपेंड करता है आपके सवाल को सही पढ़ने पे, इसलिए कम से कम 2 बार पढ़ो। सवाल पढ़ना ही तो असल चीज़ है। आपको आगे जितने सवाल करवाऊंगा ना मैं, जितने टॉपिक्स के अंदर, सवाल पढ़ते पढ़ते आधा सवाल सॉल्व करूंगा। ये नहीं कि आपने पर्चे सॉल्व कर रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये आदत डालनी है, ठीक है। इफेक्टिव रीडिंग। अच्छा जी, और को मसला 9वें में नहीं है? करोगे फिर इंशाल्लाह आज इसको होमवर्क। इसको ना जी, अब देखो क्या कह रहा है, सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ शेयर निकालो। अब आपकी मर्जी है, आप टोटल निकाल के फिर यूनिट से डिवाइड करो, या जैसा डेटा हो वैसे चलोगे, लेकिन सेल प्राइस निकालनी है तो ज़हन में रखना टोटल कॉस्ट पर प्रॉफिट ऐड करना है। आपने क्या करना है, एक चीज़ बना के जो बेचनी है
तो इतने रुपए की बेचनी है कि आपके सारे खर्चे निकल कर प्रॉफिट आए। सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं ना आपका खर्चा होता, आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी बिजनेस का ही खर्चा है। प्रॉफिट तो उन सबको माइनस करने के बाद ही आपको मिलना है, ठीक है। तो सारी कॉस्ट आप उठाएंगे, प्रोडक्शन भी। और प्रोडक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और नॉन प्रोडक्शन के अंदर कोई सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, कोई एडमिन कॉस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट आप टोटल कॉस्ट करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट भी हो सकती है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जो रिक्वायर्ड होगा वो परसेंटेज ऐड करेंगे और सेल प्राइस निकालेंगे। अच्छा जी, ये आप कर लीजिएगा। फाइव मार्क्स के लिए, यानी तकरीबन आपको 12 मिनट बनेंगे। आप कितने बनेंगे, 8 मिनट, चलो 10 मिनट में कर लेना, ठीक है। हमने 11 को स्टार्ट किया था, इसी को करेंगे। 11 कराऊंगा, 12 कराऊंगा, इंशाल्लाह आज 13 भी करा दूंगा। फिर इधर से भी कुछ होमवर्क होगा, ठीक है। तो ये मेन काम कर लें। वैसे ये परसेंटेजेस आपको होमवर्क में नहीं दी थी, चलो फिर आज हो सकता है ये भी दे दूँ होमवर्क, आप ट्राई करना, मैंने तो करानी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ज़रा हम जहाँ पे बात हमने कल छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं। आपने 10 को होमवर्क में कर लेना। ये 10 अब पिछले मामले से जो है वो रिलेट करता है, जो हम जिनका पहला दिन है, जिन्होंने वो अभी नहीं पढ़ा हुआ, हमने जो बात की थी 2 दिन के अंदर। तो कोशिश कीजिएगा ये पेंडेंसी साथ के साथ ही, बाकी अल्लाह ने वीकेंड दे ही दिया है, कोशिश कीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है जिनका आज पहला दिन है, ठीक है, तो वहाँ से लेक्चर्स ले लीजिएगा। अच्छा जी, हमने कल बात शुरू की थी कॉस्ट के एक और बिहेवियर, कॉस्ट के एक और क्लासिफिकेशन की। एक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी ना, ये प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट था, सेलिंग एक्सपेंस था और एडमिन एक्सपेंस। तो एक ये क्लासिफिकेशन थी, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप, किस टाइप की कॉस्ट है। एक क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर। ये जितनी कॉस्ट आपने बताई हैं ये फिक्स्ड भी हो सकती हैं, वेरिएबल। बिहेव कैसे करती है कॉस्ट, ये हम सीखने निकले थे। फिक्स वेरिएबल क्या होता है ये तो सिखाने लगा हूं, अभी तो आपको पता ही नहीं फिक्स वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो कल हमने एक बात की थी शुरू, फिर वक्त ने साथ ना दिया और हम उस बात को ख़त्म ना कर सके। खैर ख़त्म तो होनी भी नहीं थी, लेकिन चलो अच्छा है ज़रा ये अलग थलग ही हो। इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये भी पूरा सीएम में आपके गले पड़ा रहेगा काम, हर टॉपिक के अंदर, ठीक है। Crescent took a monthly trip of students to Minar Pakistan. The bus cost for each trip is 15,000 and burger cost per student is 800. Number of students participate. भूल के कहा मैंने, है ना, हाँ तो भूल नहीं सकता इंसान। Number of students participating in this monthly activity are as follows. सितंबर में 30 गए, अक्टूबर में 50 गए, नवंबर में 70 गए, ठीक है। और मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये मेरी एग्जांपल बनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 70 सीटों वाली बस है, तो 70 तक स्टूडेंट्स बढ़ें या कम हों, बस वाले का किराया 15,000 ही रहना। वो एक भी ना जाए बस वाले ने, इसका मतलब अगर मैं टोटल बस कॉस्ट निकालूं तो 30 स्टूडेंट जाएंगे तो बस वाला कितने लेगा, 50 जाएंगे तो 70 जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स के बढ़ने कम होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं हो रही इन टोटल, यानी इसका बिहेवियर इन टोटल देखें तो वो कांस्टेंट है। एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा। फिर ये तो बस की मिसाल थी, मैंने आपको अपने बिजनेस की मिसाल दी कि हमारा बिजनेस मिसाल के तौर पे है, हम फर्नीचर का काम करते हैं और हमारी फैक्ट्री है जिसमें हम फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो फैक्ट्री हमने ली हुई है किराए पे, उसका किराया है महीने का 1 लाख रुपए। अब मैं हम सब मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है ना, आप मैं हम सब कारपेंटर हैं, ठीक है। तो हम सब मिलकर अगर महीने में 10 बेंच बनाते हैं तब भी हमें किराया 1 लाख पड़ेगा। हम 20 बेंच बनाएं तब भी 1 लाख, हम 30 बेंच बनाएं तब भी 1 लाख। 100 बेंच तक एक महीने में मैक्सिमम हमारी इस फैक्ट्री कैपेसिटी है, तो 100 बेंच तक हम जितने मर्जी बनाएं
हमारे बेंचेस के चेंज होने से हमारे किराए में कोई चेंज। फिक्स कॉस्ट की नेचर ये होती है कि एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसके बाद जब कैपेसिटी फुल हो जाती है, जैसे हमारी 70 सीटर बस है, अगले महीने 90 बच्चे आ गए, 100 बच्चे आ गए, तो ये बस तो कम पड़ जाएगी। अब छत पे नहीं बिठाना, ठीक है ना, खड़े भी नहीं करना उनको, तो दूसरी बस मंगवा लें, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट एकदम से स्टेप लिया करती है और फिर कांस्टेंट होती है। ये देखेंगे स्टेप टू फिक्स कॉस्ट अभी नहीं दूर है, ये पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको पहली बात बताई कि हमारी वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से इन टोटल बदले ना बल्कि कांस्टेंट रहे, वो कॉस्ट जो इन टोटल एक्टिविटी लेवल के बदलने से ना बदले बल्कि इन कांस्टेंट रहे, ये बिहेव करे कांस्टेंट। इसका बिहेवियर क्या है? एक्टिविटी लेवल के बदलने से चेंज, तो इसने क्या बिहेव किया, इसने कैसा बिहेव किया, ये कांस्टेंट रही इन टोटल। तो इसको ये जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, इसको कहते हैं बिहेवियर की बेस पर कॉस्ट की टाइप बताना, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट ये कहलाती है ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से ना बदले, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? तो मैंने आपको कहा था कि जी इसको ना आप ऐसे ग्राफ की फॉर्म में अगर लें तो आपने टोटल बस कॉस्ट, जिसको आप अगर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग वाला नाम दें तो इसको क्या कहते हैं जी? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसको आप वाई एक्सिस पे, कॉस्ट को आप वाई एक्सिस पे ले लें और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो 10 20 अपना स्केल बना लें जो भी मेरा, ठीक है, 40 50 60 और 70, ठीक है जी। तो ये जनाब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ले लिए, यूँ भी कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या आप अगर वैसे सवाल कर रहे होंगे तो यूनिट्स आया करेंगे, ठीक है। ग्राफ आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है, इसलिए ये समझा के आगे चलूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेनी है तो स्केल कोई भी रख लें। मैंने कल 5 का रखा था, 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो 5000 10,000 15,000 20,000 25,000 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब अगर 30 बच्चे जाएं तो टोटल कॉस्ट बस की कितनी पड़ती है हमें? अच्छा, अगर कोई भी बच्चा नहीं जाए, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है, हमने ना कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, बस वाला आ चुका है, अगर आपका प्लान कैंसिल भी हो जाए तो हो गएगा, भाई मेरी तो दिहाड़ी गई, मैं तो अड्डा छोड़ के आ गया, मुझे तो आप 15,000 दें, बुकिंग है, मैं सारा दिन मुझे यहाँ खाली रखें, कोई मसला नहीं, मैं तो मेरा तो सारा दिन गया ना। अब तो इस नेचर ही ऐसी है इस फिक्स कॉस्ट। एक बच्चा भी नहीं जाएगा, बस वाला आ गया, उसने 15,000 लेकर ही जाना है, ठीक है। खैर फिलहाल तो हम कह रहे हैं जी 30 बच्चे गए। अगर 30 बच्चे गए तो कॉस्ट कितनी पड़ी? कितनी जी? 15। और अगर आगे देखें, अगर 50 जाते हैं तब भी 15, 70 जाते हैं तब भी 15, कोई चेंज इसमें नहीं है। तो पता नहीं अब नुक्ते सही जगह लग रहे हैं या नहीं, कोई नहीं, मेरी लाइन जो है ना ये खींच लेगी सबको साथ, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो एक लाइन जो इन नुक्तों को मिला रही है, वो लाइन अगर आप देखें तो वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब ये देखो ना, ये ओरिजिन होता है ग्राफ के अंदर ना जी, ये ओरिजिन कहलाता है। यानी कोई बच्चा भी नहीं जाए तो 15,000 तो पड़ गया, और बच्चे बढ़ाते भी जाओ, बच्चे कम करो, बच्चे बढ़ाओ, फिक्स कॉस्ट ने बदलना नहीं है। यहाँ तक कोई मसला? ओके, अच्छा जी, इसको मैं कह रहा हूँ जी, ये किसका ग्राफ है जी? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट या टोटल बस कॉस्ट कह लो आप। बहरहाल मैं अब वो नाम ले रहा हूँ जो मशहूर, जो चलना है। बस कॉस्ट तो हर, ये रेंट कॉस्ट, ये रेंटल एक्सपेंस भी हो सकता है, यानी कि हर सवाल में ये बदल सकती है ना, ठीक है। तो एग्जांपल बस कॉस्ट की थी, लेकिन बहरहाल असल नाम इसे क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर एक्टिविटी लेवल चेंज करें तो ये कॉस्ट चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं।
मिसाल के तौर पे आप कहाँ से आते हैं? पैकेजेस के करीब, कैवेलरी वाली साइड से, उधर से वॉल्टन वाली साइड से, ठीक है। किस चीज़ पे आते हैं? बाइक पे। अच्छा, अगर आप बाइक पे आते हैं तो रोज़ आपका कितना पेट्रोल लगता है? अच्छा चलो छोड़ो, यूँ कर लो, बाइक पे अब छोड़ो, गर्मियाँ आ गई, ठीक है, रोज़े भी हैं, आप यूँ कर लो, आप एक रिक्शा लगवा लो, ठीक है, बल्कि लगवाओ ना, रोज़ाना बाहर निकला करो, कोई कैब या कोई रिक्शा, उसको हाथ दिया और बैठ गया, आ जाया करो। और फिक्स रेंट है हमारे पास यहाँ पे, पता ही है आपको, कोई धोखा तो यहाँ पे चलता नहीं है जी, हर चीज़ बाय बुक्स बाय रूल्स चलती है। तो पैकेजेस से यहाँ ये क्रेसेंट तक जो फेयर बनता है वो बनता है 1000 रुपया। अब आप 1000 रुपया देकर कॉलेज आए और फिर 1000 देकर कॉलेज से घर चले गए, यानी आपका आज एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 2000। आपको पता चला कि साथ वाला भाई भी पिछली गली में ही रहता है, मस्जिद में मुलाकात हो गई, हाँ जी, वो आपको मैंने अभी देखा था, आज अभी क्लास में ज्वाइन किया था, मस्जिद में तो पहले भी आते होंगे, लेकिन यहाँ पे मुलाकात होगी। अच्छा तुम अगर इकट्ठे क्रिकेट खेलते होगे तो तुम, नहीं तो आप, ठीक है, किधर? बस ये साथ ही मेरा घर है। अच्छा चलो जी, चलो नमाज पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ जी, फिर क्या, कैसे जाते हो कॉलेज? मैं यार ये गाड़ी पे जाता हूँ, गाड़ी है, 1000 रुपये जाते हो, 1000 रुपये। ऐसा करेंगे, कल दोनों इकट्ठे चलेंगे, किराया बांट लेंगे। अब मुझे बताओ, कार वाला तो जो लगवाई हुई है आपने, उसका किराया तो वही है 1000 रुपया आने का, 1000 जाने का, यानी 2000 रुपये में तो चेंज नहीं आया। लेकिन अगर पर स्टूडेंट देखें तो पहले आपको अकेले को 2000 पड़ रहा था, 2 बंदे आ गए तो 1000। अच्छा, पिछली सीट पे जो 2 दोस्त बैठे हैं वो भी अगली गली में रहते थे, वॉल्टन वाले सारे ही आज जो है ना वो इकट्ठे ही सीए करने आ गए हैं, तो वो भी इत्तेफाक से वो जो है वो मस्जिद के अंदर फिर मिल गए, ठीक है। रमज़ान है ना आजकल, तो मस्जिद के अंदर उनके लगी हुई हैं, तो मुलाकात होगी उधर, ठीक है। तो पता चला कि चारों ही, अब 4 सीटें तो थी ना गाड़ी में, तो चारों ही एक क्लास में पढ़ते हैं, चारों का ही एक रूट है। तो उन्होंने पॉइंट इकट्ठा कर लिया कि जी बस ये गली से बाहर निकल के यहाँ खड़े हो जाया करेंगे। गाड़ी पे बैठा, गाड़ी पे गया, एसी वाली गाड़ी होगी, एसी चला के जाएंगे, एसी चला के आएंगे, रोज़ा भी नहीं लगेगा, सुकून से सब कुछ। लेकिन किराया कितना पड़ेगा? 500 250 कितना हो गया? नहीं मैं टोटल कह रहा हूँ, पूरे दिन का, ठीक है ना। तो एक दिन की जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी, टोटल रेंट था, वो 2000 था। अब ये टोटल में नहीं बदल रहा, चाहे एक बच्चा आ रहा है चाहे 4, लेकिन आप गौर करें तो पर यूनिट के अंदर, पर स्टूडेंट देखें तो जितने स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं ये उतना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को शेयर करने वाले, दूर होके बैठो और बस कर दो, अब ये बस बहुत होती है, 2-3 बार तो छोड़ा है आपको मैंने, रैप्टे ना खा लेना, ठीक है, रमज़ान है वैसे भी, पैकेज लगा हुआ है। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, इन टोटल 2000 नहीं चेंज हो रहा, लेकिन जैसे जैसे आप सवारियां बढ़ाते जा रहे हैं, हर सवारी जो शेयर करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो पर सवारी किराया क्या होता जा रहा है? कम। तो फिक्स कॉस्ट तो वही, रेंट है तो वो फिक्स कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रही थी। अगर इसको पर स्टूडेंट देखें या पर यूनिट जिसको कहें देखें, तो ये हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ, हर बढ़ते हुए स्टूडेंट के साथ, हर बढ़ती हुई सवारी के साथ किराया कम होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा सवारियां बिठा लो, ठीक है, अगली सीट पे 2 बिठा लो, पिछली पे 4 घुसा लो, 2 बंदे और ढूंढ लाओ, किराया और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितने बंदे बढ़ते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट को शेयर करने वाले बढ़ते जाएंगे, टोटल में तो वो सेम ही रही, पर यूनिट में इसका क्या ट्रेंड होता है जी? डिक्रीजिंग। क्या ट्रेंड होगा जी? तो चेक करते हैं जी। पर स्टूडेंट बस कॉस्ट कैसे निकलेगी? बी क्या है? बी टोटल बस कॉस्ट 15000, और ए क्या है? नंबर ऑफ, तो बी डिवाइडेड बाय ए करो, बताओ 500, यानी अगर 30 लोग जाएं, मिसाल के तौर पे, ये तो चलो कॉलेज वालों ने अरेंज कर दिया इनको ट्रिप, अगर ये बच्चे खुद से ट्रिप करते, ठीक है, कॉलेज वाले सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हम बुलवा देंगे आपको बस, लेकिन किराया शराया आप खुद लगा लेना, ठीक है, तो फिर हर बच्चा, अगर 30 बच्चे फाइनल हुए हैं इस ट्रिप के लिए, मार्च वाले के लिए, तो हर बच्चा घर से किराए की मद में कितने रुपए लेकर आएगा? 500, ठीक है। अब अगली बार इन्होंने भी इसीलिए सोचा कि क्यों ना और बंदे तैयार करें, किराया तो वही बस का 15000 है, चलो फी बंदा कम हो जाएगा, पर हेड
पर हेड कम हो जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट कम हो जाएगा। चेक करते हैं, अगर 15,000 ही किराया बस वाला ले और 50 लोग जाएं तो अब की बार पर स्टूडेंट कितना हो गया, कम हुआ है। तो वही फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बस कॉस्ट को हमने डिसाइड किया था ना कि जो बस कॉस्ट है ये क्या है, बस कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट, ये डिसाइड किया था ना। तो बस कॉस्ट यहां पर कांस्टेंट आ रही थी, यहां पे क्या होने लग गया, 15,000 बटा 70 करो 200। तो ये क्या हो रहा है यार, ये कम क्यों हो रही है? अभी तो आप कह रहे थे कि ये कांस्टेंट रहती है जी, इन टोटल कांस्टेंट रहती है। तो जो आपने नाम रखा है ना, नाम इसका जो ये बिहेवियर है, ये टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। इसका बिहेवियर टोटल के, नाम जो इसका रखना है वो टोटल के हिसाब से रखा हुआ है हमने, ये टोटल में कांस्टेंट रहे। लेकिन साथ ही पता होना चाहिए कि पर यूनिट के अंदर ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे यूनिट्स एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाए, ठीक है। तो ये भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। अच्छा जी, अब उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने एक्स एक्सिस पे ले लिए, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख भी लूं, एक बार आज टेंशन ले लेंगे ना थोड़ी सी ये समझने के लिए, उसके बाद फिर ज़िंदगी में ये मसला नहीं होगा ये फिक्स है और वेरिएबल है, इसमें इनकी नेचर क्या, इनका बिहेवियर क्या, ये कैसे चल रहा है काम, वो सब फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, या इसको आप यूं कह सकते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। अब ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है इसको अपने वाई एक्सिस पे लेना है 500 से 200, तो यूं कर लो आप 100 की, ठीक है, 100 200 300 400 500 600, ये रुपीस के अंदर आ गए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, और ये रुपीस के अंदर आपने यहाँ पर कॉस्ट ले ली 100 200 300 400 500 एंड सो ऑन। अब अगर 30 स्टूडेंट्स, हर चीज़ ये असल में ना हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। अभी आप सवाल घर से करके आए तो वो कॉस्ट पर यूनिट या टोटल कॉस्ट भी निकालते हैं, तो किसकी होती है, जो यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक्टिविटी लेवल ही तो है असल जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, जितने यूनिट्स बनाए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी लेवल है। तो 30 यूनिट्स अगर बने या 30 स्टूडेंट्स अगर जाएं तो हर स्टूडेंट का कितना किराया है 500। हमने कहा अच्छा जी, अगर 30 लोग जाएंगे तो किराया आएगा 500, ठीक है। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयार कर लिया आपने भाग दौड़ करके तो फ़ायदा सबका है, किराया क्या हो जाएगा 300, हर स्टूडेंट पर हेड किराया कम हो जाएगा। तो अगर 50 बच्चे जाएंगे तो किराया आएगा, किराया 300 होगा। और अगर स्टूडेंट 70 हो जाएंगे तो पर स्टूडेंट किराया कितना हो जाएगा 214। तो 70 स्टूडेंट जाएं तो ये 200 इधर है ना, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, 200 अंदाज़ा ही होता है ऐसे, बस थोड़ा सा दिखाना ही है आपको। तो अगर आप इसको इन नुक्तों को जोड़ें साथ तो ये आपको एक कर्व नज़र आएगा, और जाहिर सी बात है ये कर्व का ट्रेंड डिक्लाइनिंग होगा, ठीक है ना। यानी पहले पहले तो ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल छोड़ें इस बात को, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो सादा बात, ये ग्राफ अगर आपको नज़र आए जिसके अंदर आपको ये देखने को मिले कि आपकी कॉस्ट जो है वो जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल आप बढ़ाते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती है। ये एक्टिविटी लेवल यूँ देखें कम होता है तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। तो ये किस चीज़ का बिहेवियर है, ये फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर। तो फिक्स कॉस्ट टोटल कहानी यही है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से इन टोटल नहीं बदलती, कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट ये चेंज होती है। और चेंज भी क्या है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे, इस जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है,
इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये फिक्स कॉस्ट ही हैं जिनको शेयर करने वाले लोग ज़्यादा आ जाते हैं, यूनिट ज़्यादा आ जाते हैं, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है। वेरिएबल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट जैसे बर्गर कॉस्ट अभी अगली आ रही है, 1 स्टूडेंट तो 1 बर्गर, 10 स्टूडेंट तो 10 बर्गर, 100 स्टूडेंट तो 100 बर्गर, तो जितने स्टूडेंट है उतने, वो तो और चीज़ है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट है जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आपको लेकर जाती है जब यूनिट्स बढ़ाते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब बढ़ाएंगे इकोनॉमीज मिलेगी, कब स्केल बढ़ाएंगे तो इकोनॉमीज किस कॉस्ट की मिलेगी? जो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए उसने तो चेंज होना नहीं है। आप यूनिट्स बढ़ाते जाओ, फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है, तो वहां पे जाके आपको जो है वो शुरू में यही मसले होते हैं, फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही। जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाता है आप प्रॉफिट की तरफ कब क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ग्राफ, ये कर्व, ये किसका है जी? ये है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट में लिख देता हूँ, पर यूनिट फिक्स, बल्कि यहाँ ऊपर मिक्स हो रहा है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को मसला। दूसरा क्या है जी? दूसरा है बर्गर की कॉस्ट। ट्रिप पे जाना है ना, तो बर्गर की कॉस्ट भी पढ़नी है। 1 स्टूडेंट जाए तो 1 बर्गर, 10 जाए तो 10, 20 जाए तो 20, 30 जाए तो टोटल, अगेन नाम हम रखेंगे टोटल की बेस पर, लेकिन पता हमें होना चाहिए कि पर यूनिट का भी क्या बिहेवियर है। नाम किस पे रखेंगे? फिक्स कॉस्ट का नाम किसकी बेस पे रखा? टोटल। वेरिएबल कॉस्ट, ये दूसरी कॉस्ट का नाम भी किस पे रखेंगे? टोटल की बेस पे, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि पर यूनिट भी इसका क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। असल तो टोटल ही है, नाम रखने के लिए टोटल ही है, ओके। अब टोटल बर्गर कॉस्ट, अगर 30 बच्चे जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स, हर बर्गर 800 का है अगर, तो फिर कितनी कॉस्ट लगेगी? अच्छा जी। और अगर 50 बच्चे चले गए तो क्यों? बच्चे बढ़ गए तो बर्गर्स बढ़ गए, बर्गर्स बढ़ गए तो कॉस्ट बढ़ गई। कोई डिस्काउंट नहीं देता भी ये बंदा में, ठीक है ना। हाँ, डिस्काउंट नहीं लाना। जैसे दूसरी बस नहीं ना मैंने आने दी फिलहाल, वैसे ही आपको डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, अभी मिलेगा इंशाल्लाह आगे जाके, फिलहाल नहीं, फिलहाल छोड़ो, पहली बात तो सही, ठीक है। अच्छा, और अगर 70 बच्चे आ गए तो कितने गड़बड़? कितने गड़बड़? सारी गड़बड़। अच्छा जी, 50। अब अगर आप गौर फरमाएं तो आपकी जो बस बर्गर कॉस्ट है वो इन टोटल बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है। मतलब यूं बोलें कि ये चेंज हो रही है जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है। एक्टिविटी लेवल बढ़ता है, ये बढ़ रही है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। कम होता है तो ये टोटल में कम हो रही है। यानी एक ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल वेरी करती है विद वेरिएशन इन विद चेंज इन आउटपुट, ये एक्टिविटी लेवल। तो इसका मतलब इस कॉस्ट का नाम क्या रखना चाहिए हमें? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कांस्टेंट रहे, मैं तो ये पूछ रहा था। ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से कांस्टेंट रहे, चेंज होने के बावजूद कांस्टेंट रहे, वो कौन सी? कांस्टेंट कॉस्ट तो नहीं कहते, नाम उसका फिक्स कॉस्ट रखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो, वेरी करे, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का गिराफ बनाऊं, गिराफ, जिराफ नहीं, गिराफ, गिराफ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आ गए जनाब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे पूछ भी सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकता 1-2 नंबर का कोई पूछ ले ग्राफ बना दो, कहने को मसला तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी बहुत है इसका सीखना। फिक्स वेरिएबल पहचानना पूरे कॉस्ट के लिए बहुत, पूरे कॉस्ट के पर्चे के लिए बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। अभी तो अभी देखें आगे मिक्स कॉस्ट को अलग करना भी सीखना है हमने, अल्लाह करे आज ही सीख लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मेरी हज़ारों ख्वाहिशें हैं ना, अब बीच में दिल में हंस रहे होते हैं हम तुम्हें करने देते हैं, ठहर से तुम हमें जानते नहीं हो अभी,
बड़े आए तुम पढ़ाने वाले हमें, वही। ओके, नाउ यहाँ पे हमने लेना है जी टोटल बर्गर कॉस्ट। अच्छा मैं बर्गी लिख देता, टोटल बर्गर कॉस्ट, या इसको आप कह लें टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये रुपीस में हमने लेने, ठीक है जी। और क्या रेंज चल रही है यार, वो 56,000 तक चल गए, तो 15,000 कर लेते हैं, क्या ख्याल है? 15,000, 30,000, 45,000, 60,000 एंड सो ऑन। 60,000 ठीक है, काम हो गया, ठीक है। तो कुछ भी ले लें भाई अपना, मेरे पास जितनी जगह है। तो 15 के, 30 के, 45 के, 60 के एंड 75 के एंड सो ऑन। मेरा अपना स्केल है, जो मर्जी करूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर 30 बच्चे जाएं तो कॉस्ट आएगी, वैसे 12 ले लेते तो कम से कम 24 तो आ जाता सामने, चलो खैर 24,000 कॉस्ट आएगी, ठीक है। कितनी आएगी जी? तो 24 यहाँ कहीं होगा, वैसा अंदाजे से ही करेगा काम, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 और 30 के करीब, 30 के करीब होगा ना ज़्यादा, ठीक है। अब बोलो, तो ये तकरीबन यहाँ पे कह सकता हूँ कि बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई नहीं, थोड़ी बहुत माफ़ी दे देना, ठीक है। और कहीं नुक्ता आगे पीछे हुआ तो ये लाइन जो है ना, ब्लू लाइन, ये इसमें मैग्नेट लगाया हुआ मैंने, ठीक है। और ये जो मेरे बटन है ना, ये नुक्ते हैं, इनमें मैंने जो है ये मेटालिक है, ठीक है ना। तो ये खुद ब खुद खींच लेगी लाइन को, आप टेंशन ना लें, ठीक है। ग्राफ मेरा सही बन जाएगा, आप उसकी टेंशन जी, आपका भी सही बनेगा जी। 40,000, अगर 50 बच्चे जाएँ तो कितनी कॉस्ट है? 40,000, यहाँ कहीं होगा 40,000, ठीक है जी। ये तकरीबन ऐसे कर लें, गुजारा हो ही जाएगा, ठीक है जी। और अगर 70 बच्चे गए तो 56, तो इधर ज़्यादा नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं आया। अच्छा जी, 56, यहाँ पे 70 बच्चे जाएं तो तकरीबन इधर, ठीक है जी। तो हाँ, अभी देख लें ऐसे कैसे ले जी। अगर कोई बच्चा नहीं जाएगा ना तो कोई बर्गर नहीं खरीदेंगे हम, बस वाले को 15,000 देंगे, हम कहेंगे यार हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, ठीक है। और बर्गर वाले के बर्गर अभी कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। वो तो उसको हम जब बस में बैठते हैं उस वक्त कॉल करते हैं, मीनार पाकिस्तान के करीब ही है वो फिर बना के रखेगा, फिर हम उठा लेंगे। तो हमने उसको कहा जी हमारा कोई, बल्कि उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि चलो बता देना, अच्छा नहीं लगता, बता देना उसको कि भाईजान हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कोई बच्चा नहीं जाएगा, कोई बर्गर कॉस्ट नहीं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, यूं करके आता हूँ मैं, ठीक है जी। ये जनाब आपका ट्रेंड नज़र आ रहा है थोड़ा सा ऐसा कुछ, क्या देखो ना, लाइन को चेक तो करो, जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। टोटल नाम किसको देख कर रखना है? तो वो कॉस्ट जो यूनिट्स एक्टिविटी लेवल के बदलने से कांस्टेंट रहे, बदलने पर कांस्टेंट रहे, वो फिक्स कॉस्ट, और जो एक्टिविटी लेवल के बदलने पर बदल जाए, वेरी कर जाए, वो वेरिएबल है। डायरेक्ट रिलेशन, बढ़ाओगे बढ़ेगा, बढ़ेगी कॉस्ट, कम करोगे यूनिट्स तो कम होती जाएगी, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही एक ट्रेंड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से इन्वर्स रिलेशन है, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, अब ऐसे ही पहले इसका नाम लिख लें, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है जी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल बर्गर कॉस्ट, ठीक है। और अगर पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट क्या है? कांस्टेंट है, मैंने कहा डिस्काउंट कोई नहीं है, ठीक है। तो पर यूनिट क्या है? एक स्टूडेंट जाए तो भी 800, 10 जाए तो भी पर यूनिट पर स्टूडेंट 800 ही को बर्गर, ठीक है। 70 चले जाए तब भी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, खुश का आदमी है वो बर्गर वाला, कहता है भाईजान है 770 नहीं 700 भी ले लोगे ना, मैंने 1 रुपया नहीं जोड़ना, लेना तो ठीक है, वरना आगे से जाके ले लेना, हमें पता है बर्गर उसका ज़बरदस्त है, हमने पे भी लेना है, ठीक है। फिक्स प्राइस है उसकी, कोई डिस्काउंट नहीं है, ओके। तो आप पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट आपको सवाल में गिवन है, ठीक है। तो वैसे अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? जो टोटल कॉस्ट आई है बर्गर की सी, उसको डिवाइड कर दोगे ए से, तब भी आ जाएगा ये, ठीक है। बहरहाल करके देख लोगे, आंसर तो यही आना है, 800 और
800 800, ठीक है। तो अब मैं इसका भी ग्राफ चलो बना देता हूँ, इतने ग्राफ बने हैं तो इसका भी ग्राफ बना लें, ठीक है। पर डिसीजन किस बेस पर लिया है? नाम इनको देख कर रखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट का पर स्टूडेंट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं अगर, तो 10 20 30 40 50 60 70 नंबर ऑफ स्कूल डेंट्स जी। और यहाँ पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट है, पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रुपीस के अंदर, रुपीस आप यहाँ पर ले तो 400 800 1200 एंड सो ऑन, ऐसे ही कुछ भी लिख लेता मैंने बस 800 लिखना था ज़रा, 1600 एंड सो। हाँ भाई 30 बच्चे जाएं तो भी एक बर्गर 800 का, 50 जाएं तब भी, 70 जाएं तब भी, तो बेहतरीन हो गया जी। वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट यानी पर यूनिट क्या रहती है? अब देखो, अब मुझे पता है कि ये आगे पीछे आपको लग रहे हैं, लेकिन लाइन इतनी ताकतवर है, इसने ऐसे करके इनको अपने पास खींच लिया। ये देखें, ये मैग्नेटिक लाइन और मेटेलिक नुक्ते, सही है ना ग्राफ? इसी बात है जी। क्या है जी? ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ये कांस्टेंट रहता है अगर डिस्काउंट ना हो तो। जैसे ये कांस्टेंट रहती है अगर कोई नई बस ना आ जाए तो, कैपेसिटी मीट ना हो तो, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल बुनियाद तो डाल लें, ठीक है। तो डिस्काउंट नहीं मिले तो बेटा पर यूनिट कांस्टेंट ही रहेगा ना, ठीक है। पर मैंने ये लफ्ज़ बोला ही नहीं, इसीलिए हमने ये नहीं बोलना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ऐसे तो मिक्स ना हो जाए कहीं। हम तो ये बोलना है फिक्स कॉस्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है, इसलिए वो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरी करती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, इसलिए वो वेरिएबल है। बस नाम लिख लें, नाम वहाँ पे। बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है फिक्स कॉस्ट में, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही होती है, ठीक है। पर याद रखना है ना उनको, इसको अब यूँ कहेंगे ना कि इसको ये कांस्टेंट रहती है तो ये वहाँ से मिक्स होने लग जाएगा, ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं उसको भी बोलना, ठीक है जी। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, अब एक ट्रिप गया, उस पे कॉलेज वालों को कितनी तरह की कॉस्ट पड़ी हैं? 2 तरह की। एक है बस कॉस्ट जो कि फिक्स कॉस्ट थी, दूसरा बर्गर कॉस्ट जो कि वेरिएबल कॉस्ट। प्रिंसिपल साहब ने कहा अकाउंटेंट से, यार ये बस और बर्गर साइड पे करो, मुझे साफ सुथरी बात बताओ, ट्रिप के ऊपर टोटल कितना खर्चा आया? ट्रिप के ऊपर टोटल कितना खर्चा आया? तो ये टोटल ट्रिप कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल ट्रिप कॉस्ट निकलेगी टोटल बस कॉस्ट प्लस टोटल बर्गर कॉस्ट, ठीक है जी। तो इन दोनों को टोटल कर दें, बी प्लस सी, तो पूरे ट्रिप की कॉस्ट निकल आएगी, बोलें जी 30, फिर 55,000 और 71,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम टोटल ट्रिप कॉस्ट का भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करना है आपने, चलें करें।